Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are going very good. Welcome back to the new session of Class 8 Science, chapter number 2, that is about microorganisms. So, students, today we are going to learn about the different variety of microorganism, the very tiny organism which cannot be seen by our naked eyes. We will learn about their some harmful impacts and also some of their advantages in our daily life. All right, so let's start the chapter. See, among all forms of living organism existing on the earth, there are few that you cannot see with your naked eyes, whereas there are many others that you fail to see with your naked eyes. All right. So these living organisms that you fail to see with your naked eyes are called microorganisms. So students, जितने भी different living forms है जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी में से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी नेकेड आइज के थ्रू हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेकेड आइज के थ्रू नहीं देखे जा सकते। तो वही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, ऑलराइट, दो दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now, the knowledge of their existence came after the discovery of cell by Robert Hooke in 1665. So, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज की नॉलेज हमें कब मिली जब ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, राइट। एंड देन व्हेन एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक इन्होंने पहले लिविंग सेल को एक पॉन्ड वाटर की ड्रॉप में ऑब्जर्व, एंड वो ऑर्गेनिज्म जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट वाज बैक्टीरिया। लेटर फिर उसके बाद 1857 में लुइस पेस्ट्योर ने अपनी जर्म थ्योरी और वैक्सीनेशन कंसेप्ट के साथ प्रपोज किया एंड वहां पे माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन रखी गई, राइट। सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी से डील करती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो लुइस पेस्ट्योर को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है बिकॉज इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी वैक्सीन्स जो है रेबीज एंथ्रेक्स के लिए डिस्कवर किए हैं एंड ऑल्सो फॉर द सिंपल बट वेल नोन टेक्निक ऑफ पेस्चराइजेशन। और उसके साथ साथ कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जानी मानी टेक्निक ऑफ पेस्चराइजेशन को भी डेवलप किया गया था बाय लुइस पेस्ट्योर एंड देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, राइट। नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? क्वेश्चन क्या है कि कहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं? तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। ठीक है, उसके साथ साथ ये एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं एंड कुछ डेली ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा जो कि अकेले रह सकते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये ग्रुप्स यानी कि कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके अर्थ में फाउंड किए जाते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं लाइक द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो। एंड इन सभी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वायरसेस। तो वायरसेस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। टू सी वायरसेस वायरसेस देखने के लिए हमें काफी पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्योंकि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयरफॉर वी नीड सच अ पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप टू सी देम। नाउ दीज कंसिस्ट ऑफ, वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन शेल से कवर्ड होगा। वायरसेस एक वैरायटी ऑफ शेप को एग्जिबिट करते हैं जिनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वायरसेस आर लिविंग, वायरसेस तभी लिविंग होते हैं जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है। देखिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है तो वो वहाँ पे इनएक्टिव होते हैं एंड नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं। एंड दे कैन कॉज मेनी डिजीजेस, वायरसेस काफी सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। Like this is polio virus, this is tobacco mosaic virus, vaccinia virus. All right. Next, we have another type of microorganism known as bacteria. So, bacteria responsible है for largest number of diseases as compared to any other microorganism. All right. ये सभी बैक्टीरिया अपनी शेप, साइज एंड हैबिट्स में वेरी करते हैं।
इन साइज की बात करें तो इनकी साइज में इनकी रेंज होती है 0.2 टू 100 माइक्रॉन्स तक की। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो है 0.15 माइक्रोन। एंड लार्जेस्ट होता है आपका 1.5 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 15 माइक्रोन इन लेंथ। सी 1 माइक्रोन आपका 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है, दैट इज 1 into 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। ऑलराइट, you can see they have shown you some pictures of bacteria, like this is Bacillus, Spirillum, Vibrio, Streptococcus. Bacteria are unicellular microorganism. Bacteria unicellular microorganisms होते हैं। इनका एक डिफाइंड सेल्युलर न्यूक्लियस नहीं होता। इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनकी शेप के बेसिस पे। दैट इज कॉकी, बैसिलस, प्रेलम एंड विब्रियो। कुछ बैक्टीरिया खुद से सर्वाइव करते हैं एंड कुछ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये कॉलोनीज बनाते रहते हैं। एंड फर्दर इनको हम 3 मेजर ग्रुप्स में और क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं गैसियस ऑक्सीजन के टूवर्ड्स। दैट इज एरोबिक, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए। कुछ एनएरोबिक हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। एंड कुछ एनएरोब्स होते हैं जो कि बोथ ही एनवायरनमेंट यानी कि विदाउट एंड विद ऑक्सीजन दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फंगाई। नाउ फंगाई में अपीयर टू बी प्लांट्स। फंगाई भले ही प्लांट्स की तरह दिखते हैं, बट उनके पास लीव, रूट्स एंड क्लोरोफिल जैसे पार्ट नहीं होते। ये आपके सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं है। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कुछ फंगाई है जैसे कि प्यूसिनिया, एल्ब्यूगो, स्टिलिजो, ये सभी पैरासाइट्स है। मींस व्हाट, कि ये अपने न्यूट्रिएंट्स को होस्ट प्लांट के लिविंग सेल से डिराइव करते हैं। And they may be also unicellular, right? See, this is bread mold, aspergillus, yeast, bracket fungi. All these are some examples of fungi. Next is what protozoa. प्रोटोजोआ भी आपके यूनिसेलर है, मीन्स वन सेल्ड या सिंगल सेल्ड होते हैं एंड मोस्टली एक्वेटिक है, यानी कि पानी के अंदर है। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, यानी कि अकेले भी रहते हैं, कॉलोनियल यानी कि ग्रुप बनाते भी रहते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक और सिम्बायोटिक कुछ भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी शेप इरेगुलर, spherical, oval, elongated, flattened, it could be anything. Example, that is what? This is your Codossia, Gladia, Trypanosome, and Euglena. All these are the examples of protozoa. Next, we have useful microorganism. See, microorganism are used for various purposes. Microorganism को various purposes के लिए use किया जाता है। All virus, सभी वायरस, कुछ बैक्टीरिया एंड कुछ फंगाई हार्मफुल है, लेकिन मोस्टली माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपके बेनिफिशियल भी होते हैं। तो अब हम कुछ यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करें। तो यूजफुल बैक्टीरिया सबसे पहले पढ़ते हैं। सो मोस्ट बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। ऑलराइट, कुछ आपके प्लांट एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। एनिमल एंड प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, and then they release minerals into the soil and carbon dioxide into the air. Some एप्टॉन, कुछ बैक्टीरिया सॉइल में जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है उन पर एक्ट करते हैं एंड एयर में नाइट्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। We use बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं सीवेज ट्रीट करने के लिए एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम वेस्ट। और इसके साथ साथ हमने क्या, इन्हें एज अ क्लीन अप सॉइल स्पेस की तरह भी यूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब आपके कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटेक करके उसे अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सॉइल को एनरिच करेगा। देन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स को डिसॉल्व करते हैं। प्लांट्स इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जब तक वो रीडिसॉल्व्ड नहीं हो। राइट, देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, हर्बीवोर्स, जैसे कि काउस, गोट्स, ये सभी डाइजेस्ट किसको करते हैं, ग्रास को, बिकॉज इनके पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिक बैक्टीरिया इनके स्टमक में प्रेजेंट होता है। देयरफॉर ये सभी ग्रास को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। अब ह्यूमन बींग्स को भी कुछ क्या, उनके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो फूड डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है।
ऑलराइट, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विनेगर यानी कि विनेगर, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड्स, इन सभी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी कुछ बैक्टीरियाज का यूज करते हैं। बैक्टीरिया को हम एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन, प्रोटीन्स एंड अदर यूजफुल बायोकेमिकल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। देन सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का यूज हम लेदर टैनिंग के लिए एंड टी एंड कॉफी की क्योरिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके रिसर्च टूल्स के लिए यूजफुल है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड मेजर डिस्कवरीज जो कि इन जीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड है एंड उसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी के स्ट्रक्चर फंक्शन से रिलेटेड है। इट हैज बीन मेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडीज ऑन बैक्टीरिया। राइट, these were some useful bacteria and now we will discuss about some useful fungi. तो मोस्टली फंगाई, कुछ फंगाई आपके डिकम्पोजर्स भी होते हैं ज़्यादातर। ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट पेरिसीलियम जो कि एक सॉइल फंगस है, इसे ओरिजिनली प्रोड्यूस किया गया था 1940 में। इसके थ्रू, पेनिसिलिन के थ्रू, यानी आपकी पहली एंटीबायोटिक थी विच वाज टू बी मेड। देन इफ यू टॉक अबाउट ईस्ट, ईस्ट को यूज करते हैं हम वाइन एंड अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्रोडक्शन के लिए। ब्रेड, इडली, डोसा एंड मेनी अदर फर्मेंटेटिव जो प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाते हैं बाय यूजिंग द ईस्ट ओनली। एंड ईस्ट इज व्हाट, इट इज अ फंगस and it is also used to produce proteins and vitamins. Then if we talk about mushrooms and morels, they are also fungi. इन्हें वाइडली कल्टीवेट किया जाता है और इनके टेस्ट और न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए इन्हें यूज किया जाता है। सम फंगाई, कुछ फंगाई को एज अ टूल भी हम यूज करते हैं फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। Next we have useful algae. So algae not only supply food, algae केवल aquatic animals को फूड ही सप्लाई नहीं करते बल्कि ये ऑक्सीजन भी एयर में रिलीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट, कुछ रेड एल्गी हैं जिन्हें कुछ कंट्रीज में खाया भी जाता है। कुछ एल्गी को एज एनिमल फीड यूज किया जाता है एंड कुछ को हम टूथपेस्ट, ग्लू, जेली एंड सो ऑन इन सब को बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर अगर क्या है, ये भी एक एल्गी है जिसे चिकन जेली एंड पुडिंग्स के लिए यूज किया जाता है एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में भी। एंड इसे हम क्या, टू टाइप्स ऑफ रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। देन अ फ्यू ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ फ्यू ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबेनिया, ये आपके यूजफुल है एग्रीकल्चर के लिए बिकॉज ये सॉइल को एनरिच करता है विद नाइट्रोजन एंड इन्हें मोस्टली राइस फील्ड में यूज किया जाता है। देन कुछ ब्राउन एल्गी हैं जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है आयोडीन एंड पोटैश के एंड कुछ को हम कॉन्फेक्शंस लाइक स्वीट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट यू हैव हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने डिस्कस किया यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। ओके, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। कुछ फूड स्पॉइल करते हैं, क्लोथिंग, लेदर, इन सबको भी स्पॉइल करते हैं। So now we can classify various diseases according to the type of causative organism or pathogen. जैसे कि आपके पास डिजीज है मलेरिया। डिजीज है मलेरिया, तो मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, इसके बाइट करने से मलेरिया डिजीज कॉज होती है। इसका पैथोजन है प्रोटोजोआ। और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि हमें मॉस्किटोज को अपनी लोकेलिटी में ब्रीड करने से अलाउ नहीं करना है, उन्हें प्रिवेंट करना है कि वहाँ पे थ्राइव ना करें। सेकेंड इज कॉलरा, जो कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसका पैथोजन जो है, कॉजेटिव पैथोजन, दैट इज बैक्टीरिया। एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस मेंटेन करनी चाहिए एंड वाटर को बॉईल करके ही पीना चाहिए। थर्ड वी आर टाइफाइड डिजीज, जो कि कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू होती है। इसका पैथोजन बैक्टीरियम है। इसके लिए भी प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड वैक्सीनेशन हमें लेना चाहिए। सॉरी, हाँ। देन नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होता है एंड बैक्टीरियम इसका क्या है, मेन पॉजिटिव पैथोजन है एंड इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, वैक्सीनेशन। देन रिंग बॉम्ब, जो कि आपका किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। पैथोजन है फंगस।
इसके लिए आपको गुड हाइजीन रखना है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पर्सनल आइटम को शेयर नहीं करना हो, रेगुलरली आपको हैंड्स को वॉश करना चाहिए, राइट। देन व्हाट, कॉमन कोल्ड जो कि एयर के थ्रू ट्रांसमिट होगा एंड इसका पैथोजन है वायरस। इसमें आप क्या अगेन अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करेंगे एंड जो पर्सन जिसको कॉमन कोल्ड है इस वक्त ऑलरेडी, उससे आपको अपने कॉन्टैक्ट को, क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज व्हाट, पोलियोमाइलिटिस जो एयर एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, पैथोजन है वायरस एंड इसके लिए वैक्सीनेशन ली जाती है प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट है चिकन पॉक्स जो कि एयर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, पैथोजन वायरस है एंड इसके लिए भी वैक्सीनेशन ली जाती है, राइट। नाउ हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो फॉर दैट वॉशिंग योर हैंड्स, आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। देन कवरिंग योर माउथ, आपको अपने माउथ को कवर करना चाहिए व्हेन यू कफ और स्नीज। थर्ड, आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप अवे फ्रॉम अदर पीपल इफ यू हैव अ डिजीज दैट इज इजीली, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है जो कि इजीली स्प्रेड हो जाती है तो आपको अदर पर्सन से कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। देन नॉट ईटिंग फूड, ऐसा फूड नहीं खाना जो कि फ्रेश नहीं है या प्रॉपरली कुक नहीं किया गया है। देन अनकुक्ड फूड, जो अनकुक्ड मीट है उसे आप अलग रखेंगे कोई भी अदर फूड आइटम से इन द फ्रिज। Next is food spoilage. When you keep bread outside the refrigerator for few days, a spongy growth is seen on it, which may be white, green or black in color. और दे सेइंग कि जब आप ब्रेड को रेफ्रिजरेटर से बाहर कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक स्पॉन्जी ग्रोथ होने लगती है जो कि वाइट, ग्रीन या ब्लैक किसी भी कलर की हो सकती है। अब ब्रेड इस तरीके से स्पॉइल हो जाती है बिकॉज इसमें मोला ग्रोथ हो जाती है एंड ये अनफिट हो जाती है देन फॉर द कंजम्पशन पर्पस। लाइकवाइज इसी तरीके से इफ कुक्ड दाल और वेजिटेबल को भी बाहर रखा जाता है फॉर सम टाइम, इसमें एक बैड स्मेल डेवलप हो जाती है, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन। तो अब इस तरीके की दाल और वेजिटेबल स्पॉइल्ड हो चुकी है, इट शुड नॉट बी ईटन। नाउ हाउ कैन यू से, अब कैसे हम कह सकते हैं कि फूड स्पॉइल्ड हो चुका है। सी, फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ देयर इज रॉटिंग। ठीक है, फूड तब स्पॉइल्ड माना जाता है जब उसमें रॉटिंग होने लगती है, यानी कि बैड स्मेल आ रही है, फर्मेंटेशन हो चुका है यानी कि बबल्स या गैस आपको फूड में देखने को मिल रहा है, या वो मोल्ड हो चुका है यानी कि फूड स्टफ के ऊपर आपको स्पॉन्जी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट स्पॉट, अ सॉफ्ट ब्राउन स्पॉट ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आल्सो फूड स्पॉइलिंग। जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी कुछ सॉफ्ट स्पॉट्स को या सॉफ्ट ब्राउन स्पॉट्स को देखते हैं, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर फ्रूट एंड वेजिटेबल भी अब स्पॉइल हो चुका है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड आइटम्स को स्पॉइल करते हैं जब उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए वहां पे कंडीशंस अप्रोप्रिएट मिल जाती है। अभी क्या कंडीशंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए अप्रोप्रिएट कंसिडर करी जाती है। तो जैसे कि बाकी सभी लिविंग बींग्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सबसे पहले एयर, मॉइस्चर, राइट टेम्परेचर एंड फूड की रिक्वायरमेंट है टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। एंड ये सिचुएशंस ही है जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। सो आपको इन्हें ही प्रिवेंट करना पड़ेगा सो दैट वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर सके। तो फूड हैविंग हाई मॉइस्चर, ऐसा फूड जिसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। एयर अराउंड द फूड, ठीक है, अगर वो फूड आइटम जिसके अराउंड जो एयर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है देन ऑल्सो द फूड विल गेट स्पॉइल्ड। सेकेंडली, फूड को आप क्या लॉन्ग टाइम देर तक रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की स्किन आपकी डैमेज हो जाती है जिससे वो फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सपोज हो जाता है। एंड ऐसे फूड आइटम जिसमें सॉल्ट, शुगर और एसिड कंटेंट बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड वेरी इजिली बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम। अब कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे आप फूड आइटम्स को अपने घर में ही प्रिजर्व कर सकते हैं। नंबर वन, डिहाइड्रेशन। सेकेंड इज लोअरिंग टेम्परेचर दैट इज फ्रीजिंग। थर्ड इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फोर्थ इज यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर सकते हैं यानी कि कैनिंग करी जा सकती है। नाउ लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज मेथड्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट, डिहाइड्रेशन। सो क्या हम कुछ ऐसे ड्राइड फूड आइटम्स का नाम बता सकते हैं जिन्हें हम अपने किचन में लॉन्ग टाइम यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा तक आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि क्या वो आपके पोटैटो चिप्स,
सेविया दैट इज वर्मिसेली, मेथी, पापड़, जिंजर पाउडर, ये सब है नहीं। क्यों? बिकॉज दीज आर फूड आइटम विच हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय द डिहाइड्रेशन मेथड। ये आपके वो फूड आइटम्स है जिन्हें क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन मेथड के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। अब ये बर्स्ट और डिहाइड्रेशन है, इसका मीनिंग होता है वाटर या मॉइस्चर को रिमूव करना फ्रॉम द फूड। एंड ये जो होम मेथड है डिहाइड्रेशन का, दैट इज सन ड्राइंग। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वेदर जो है फूड आइटम्स को ड्राई करने का वो तब होता है जब एयर आपकी ड्राई है और सनशाइन बहुत स्ट्रांग है। सेकेंड मेथड इज लोअरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को लो करके भी फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो लो टेम्परेचर है वो माइक्रोबियल एंड एंजाइम एक्शन को स्लो कर देता है। तो इस तरीके से फूड आपका स्पॉइलेज से प्रिवेंट रहता है। ठीक है, और ये मेथड हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं अपने घर में और प्रिजर्विंग फूड। यस, अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज रेफ्रिजरेटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फूड को हम प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर पे, जैसे कि रेफ्रिजरेशन जो होता है वो -40 टू -70 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है। कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज में -10 टू -40 तक का टेम्परेचर है। एंड फ्रीजिंग में -180 से बिलो तक का टेम्परेचर। Now, the duration for which the food can be preserved by using low temperature varies with the type of food and the temperature. तो कितने टाइम तक आप किसी भी फूड आइटम को लो टेम्परेचर करके प्रिजर्व कर सकते हो, ये डिपेंड करता है हर एक फूड आइटम के लिए और हर एक टेम्परेचर के लिए। जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन तक के लिए फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। एंड इन सभी तीनों मेथड में से जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर यूज होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नाउ आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी जो एंजाइम्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड फूड आपका स्पॉइलेज से फ्री हो जाता है। तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो है टेम्परेचर इंक्रीज करके मर जाते हैं? सी, सो मेनली हमारे पास टू मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर, दैट इज पेस्चराइजेशन एंड अदर इज स्टरलाइजेशन। सी, व्हाट इज पेस्चराइजेशन? तो व्हेन यू थिंक ऑफ पेस्चराइजेशन, जब हम पेस्चराइजेशन के बारे में बात करें तो कौन सा फूड आइटम जो हमारे माइंड में आता है? यस, इट इज मिल्क। आपने देखा होगा कि मिल्क के जो पैकेट्स है उन्हें पेस्चराइज्ड किया जाता है। इस मेथड में फूड को एक हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है एंड देन क्विकली कूल किया जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस सडन चेंज को जो कि टेम्परेचर में आता है इसको विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाउएवर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर जाते हैं इस मेथड के अंदर। स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स फ्री फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हाई टेम्परेचर हम इस मेथड में यूज करते हैं वो क्या करता है, फूड के अंदर सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। वो फूड जो आपके लॉन्गर टाइम पीरियड तक हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज होते हैं, ओके, एंड इन सम केसेस अंडर प्रेशर आल्सो। तो व्हेन अ प्रेशर कुकर, जब आप एक प्रेशर कुकर पे यूज करते हैं फूड को कुक करने के लिए, फूड आपका लंबे टाइम पीरियड तक चलता है, बिकॉज मोस्टली जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, बॉटल्स को स्टरलाइज कर सकते हैं या बाकी सारे इक्विपमेंट्स को भी स्टरलाइज किया जा सकता है विच आर यूज्ड इन प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या है? एनी सब्सटेंस दैट इज एडेड टू फूड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फूड में ऐड किया जाता है सो दैट उसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेफली रखा जा सके, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो यू मस्ट हैव लर्न कि अगर हम सॉल्ट, शुगर या एसिड का कॉन्सेंट्रेशन किसी फूड में इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या करता है, एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है एंड फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए सॉल्ट, शुगर, एसिड ये सभी वो सब्सटेंसेस है विच एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, राइट? बेसिकली कितने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। नंबर वन नेचुरल, अदर इज केमिकल। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं? दैट इज सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, विनेगर, ऑयल एंड स्पाइसेस। अगर बात करें केमिकल प्रिजर्वेटिव की तो वो है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एक्सेट्रा। ये सभी आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं which are prepared in the laboratories by some chemical substances. All right, that's the chapter is completed. This was a whole detailed description of the different types of microorganism, their harmful and useful impacts, and also the concept of food spoilage and food preservation. I hope you must have understood the chapter.
Let's meet in the next session with the new and exciting topic of science. Till then, keep learning and thanks to everyone.